नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस कांत एजुकेशन में। दोस्तों, हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी के जो टॉपिक थे वो हमने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन से टॉपिक कितने नंबर के हैं और कैसे उनको पढ़ना है। तो इस परीक्षा में जो आगामी आपकी परीक्षा है, जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो बताए गए हैं कि निर्देश दिए गए हैं कि 6 माह में परीक्षा फिर से करानी है। तो उस परीक्षा की सुनिश्चितता को देखते हुए परीक्षा की तैयारी के लिए आज आपका जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है, वह सेशन आपका है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन फिक्स होता है और हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। बेहद ही सामान्य स्तर के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो इस विराम चिन्ह वाले सेशन को हम एक बार पूरा वीडियो को लाइव पढ़ते हैं और वीडियो को देखने के बाद से आप उस पर क्वेश्चन की कैसे आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसका एक लाइव सेशन आपके लिए कराया जाएगा। और उस लाइव सेशन के माध्यम से आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस की एक पूरी बारंबारता, जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं या जो जो प्रश्न आते हैं उन पर एक विस्तृत चर्चा हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। और अब आपको 9 बजे जो है लाइव सेशंस नज़र आएंगे। 9 बजे, रात को 9 बजे आप कहीं मत जाइएगा और लाइव सेशन आपके लिए हिंदी और यूपी जीके की क्लासेस की अवेलेबल रहेंगी। फिलहाल अब हम आगे देखते हैं विराम चिन्ह का टॉपिक हमारा, जो कि एक बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे एक प्रश्न इससे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्देशित किया गया है, उस पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं उसने यह विराम चिन्ह को स्थान दिया उसने। और उसमें पिछले 2018 की भर्ती परीक्षा में भी चारों पालियों में से पेपर पूछे गए थे। और अभी हाल ही में 2023 की वैकेंसी का जो पेपर 2024 में 17 और 18 फरवरी को जो पेपर आयोजित हुआ था 4 पालियों में, उसमें भी आपके विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न कैसे आते हैं, इसका पूरा इस पाठ्यक्रम के हिसाब से इसका एक विवरण रूप आपके सामने थोड़ा सा लेकर चलते हैं और थोड़ा सा इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि हिंदी की जो तैयारी हो वह बिल्कुल आपकी पूर्ण नियोजित तरीके से एक अच्छे दिशा निर्देशन में, एक अच्छे मार्गदर्शन में आप भी जुड़े, हम भी जुड़े, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक उसमें प्राप्त कर सकें और एक सफलता, आपकी जो खाकी का एक सपना है वह पूरा हो सके। आइए देखते हैं इसमें। देखिए, हिंदी का ये विराम चिन्ह का टॉपिक है। हिंदी में विराम चिन्ह क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। विराम का मतलब क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। कभी कभी होता है आप लगातार कार्य करते हुए थोड़ा सा थक जाते हैं, आप एक 5 मिनट का नैप या 5 मिनट का कोई ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा सा चाय पीते हैं, चाय पीना पसंद करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल चलाना हो गया, इंस्टा फेसबुक जो भी आप चाहें, तो थोड़ा 5-10 मिनट की एक ब्रेक चाहिए। तो देखिएगा, विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या होता है? रुकना। अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह में कि विराम क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको हम देखते हैं, थोड़ा सा एक स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से। विराम विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम का मतलब क्या हो गया? ठहराव हो गया। देखिएगा, हिंदी भाषा में एक व्याकरणाचार्य हैं। व्याकरणाचार्य का क्या नाम है? एक व्याकरणाचार्य जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि विराम चिन्ह जो हैं, ये हमारे जो विराम चिन्ह है, यह विराम चिन्ह जो हैं, उन्होंने बताया है यह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। किससे लिए हैं? अंग्रेजी भाषा से। और इसमें उन्होंने कहा है क्या? इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम देखें पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। और कामता प्रसाद गुरु ने इन विराम चिन्हों की संख्या
20 बताई है। कितनी बताई है? 20 बताई है। अब यह विराम चिन्ह जो उन्होंने 20 बताया है इसकी संख्या, इस विराम चिन्ह को हम देखते रहते हैं कि कैसे इसका एक एक चीज आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत ही लंबा सेशन ना होकर उसको एक बहुत ब्रीफ भी नहीं, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि हमारे दिमाग में ये सेट हो जाए कि इसे पढ़ने की बार बार आवश्यकता न रहे, ये हमारे सहज अभिव्यक्ति में रहे। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें। देखिए, जब आपसे कोई कन्वर्सेशन में होगा कि विराम चिन्ह भाषा की अभिव्यक्ति के दौरान लिखित रूप में सुस्पष्टता, सहजता, सरलता व रोचकता हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, यहां पर देखिएगा, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। तो ये तो उस विराम चिन्ह की परिभाषा जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है कि भाषा की अभिव्यक्ति के दौरान लिखित रूप में सुस्पष्टता, सहजता, सरलता व रोचकता हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या हिंदी में 20 निर्धारित की है। खैर, हमें 20 नहीं पढ़ने हैं, हमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही अति संभावित हैं, उनको हम एक बार पढ़ते हैं। तो इन विराम चिन्हों को हम आगे देख लेते हैं, कैसे हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो सबसे पहला होगा, और सबका एक सिंबल। देखिए, इसमें एग्जाम में सिंबल्स भी पूछते हैं इसके। ये जरूरी नहीं है कि एक लिखित रूप में बहुत ही सहज क्वेश्चन दे देगा, लेकिन सिंबल्स जरूर पूछते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा कौन सा है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, एक बार सारे विराम चिन्हों को यहां पर हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। पूर्ण विराम का साइन ये रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का साइन क्या होता है? अर्धविराम का हो जाएगा ये ऐसे, ये रहता है। तीसरा है आपका अल्पविराम। अल्पविराम का साइन क्या रहता है? कॉमा जिसे कहते हैं, ठीक है। चौथा आपका होता है उपविराम। उपविराम का साइन क्या रहता है? विसर्ग की तरह रहता है। पांचवा आप देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का क्या रहता है साइन? योजक चिन्ह का साइन रहता है ये, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये योजक चिन्ह का साइन है, ठीक है ना। योजक चिन्ह के बाद छठवां देखते हैं क्या होता है। छठवां हम लिखते हैं समतुल्यता सूचक। इसमें साइन ये रहता है, इज इक्वल टू कहते हैं इसको इंग्लिश में, इज इक्वल टू। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर 6 मैंने लिखे हैं, आगे भी देखते हैं इसको। सातवां देखिए कौन सा है। सातवां देखते हैं, आपका हो जाएगा हंसपद या त्रुटि चिन्ह। इसका साइन क्या होता है? ये ऐसे एक एरो बनता है ऊपर की तरफ, ठीक है, ध्यान देंगे आप इसमें, हंसपद या त्रुटि। आठवां इसमें देखते हैं, बहुत ही जो कि महत्वपूर्ण है आपका लाघव चिन्ह।
लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह का साइन क्या होता है, ये शॉर्ट में होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। लाघव चिन्ह के बाद से देखते हैं एक होता है कोष्ठक, कोष्ठक। तो कोष्ठक देखिएगा, इसका प्रयोग एक छोटा मझला बड़ा जो भी आप कोष्ठक जानते हैं इनका प्रयोग ऐसे होता है, ठीक है। 10वां आपका हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का एक सिंबल होता है, ये एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा इंग्लिश में, एक डबल इन्वर्टेड कामा। तो एक को कहते हैं हम इकहरा और एक को कहते हैं दोहरा, ठीक है। 11वां आप देखेंगे, 11वां जो विराम चिन्ह है आपका, इसमें ऐसे रहता है, इसको कहते हैं पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक, इसको कैसे सिंबल करते हैं, इसको ऐसे, जब भी कोई चीज लिखी रहती है और उसको सेम एज अगले भी चरण में उसको ऐसे ही लिखना होता है तो उसके लिए ऐसे कर। एक होता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक, इसका सिंबल क्या रहता है, ऐसे करके आप देखते हैं कि कोई चीज़ समाप्त हो जाता है या अध्याय समाप्त होता है या फिर आप किताब समाप्त होती है तो उसमें इस टाइप के सिंबल्स आपको नज़र आते हैं जो ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये कुल 12 आपके इंपॉर्टेंट ये भी हैं, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इसमें देखते हैं तो क्या इसमें बचा हुआ, देखिए पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम, अल्प विराम, उपविराम, योजक चिन्ह, समतुल्यता सूचक, हंसपद या त्रुटि, लाघव चिन्ह, कोष्ठक हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया, पुनरुक्ति सूचक हो गया और समाप्ति सूचक हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और भी है इसमें बहुत महत्वपूर्ण। खैर पहले एक एक का हम थोड़ा सा अलग अलग से पढ़ते चलते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण विराम। देखिएगा पूर्ण विराम हम लिखने जा रहे हैं, इसमें पूर्ण विराम समझिएगा। पूर्ण विराम के बारे में, पूर्ण विराम के बारे में आपको एक एक चीज़ जल्दी जल्दी समझाते चलते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में शब्द, शब्द न लिखें, जब किसी वाक्य की लिखें, जब किसी वाक्य की समाप्ति हो अथवा नया वाक्य आरंभ करना हो तो वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या देखेंगे, इसमें ठहराव अधिक समय का होता है, ठीक है। जैसे लिखेंगे मोहन घर गया था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका पूर्ण विराम है। इसको हम कायदे से एक बार फिर से देख लेते हैं और इसको देखिएगा, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ कि जब किसी वाक्य की समाप्ति हो अथवा कोई नया वाक्य आरंभ करना हो तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें ठहराव सबसे अधिक समय के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। मोहन घर गया था, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, नेक्स्ट हम अपना देखते हैं पूर्ण विराम हो गया। अब देखते हैं अर्ध विराम, दूसरा वाला आपका है अर्ध विराम। इसमें ठहराव
अल्प विराम से ज्यादा, अल्प विराम से ज्यादा तथा पूर्ण विराम से कम समय के लिए होता है। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ये। अब इसको प्रयोग कैसे किया था? जैसे आओ, बैठो, खाओ, बदमाशी मत करो। अब यहां पर देखिए, आओ, बैठो, खाओ, बदमाशी मत करो। इसी तरह से हम देख सकते हैं, मोहन आया, कपड़े बदले, गाड़ी उठाई और चला गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये अर्ध विराम का प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। अर्ध विराम के बाद से हम देखते हैं एक हमारा होता है अल्प विराम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में, अल्प विराम का सिंबल देखते हैं क्या होता है? कॉमा, जिसे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। तो अल्प विराम में लिखेंगे क्या? इसमें देखिए, इसका प्रयोग सभी विराम चिन्हों में सबसे अधिक होता है। इसमें ठहराव देखेंगे, इसमें ठहराव, ये इंपॉर्टेंट है, कम समय के लिए होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा प्रयोग देखते हैं, वाक्य में इसका कैसे करते हैं, आगे देखते हैं। इसमें ठहराव कम समय के लिए होता है। अल्प विराम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? मोहन, सोहन बाजार जा रहे थे। एक चीज और देखेंगे, जहां और आता है वहां इसका प्रयोग नहीं होता, तो आपका योजक के तौर पर इस्तेमाल होता है, विकल्प सूचक हो जाता है। लेकिन अगर कहीं किंतु परंतु आता है तो उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग जरूर होता है। जैसे मोहन आज आता, अब यहां लिख दिया हमने किंतु, तो उसके पहले हमने ये अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन आज आता किंतु बारिश के कारण नहीं आया। तो देखिएगा, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इसको वैसे ही पढ़ने की जरूरत है। हम अगर बात करें कि मोहन सोहन बाजार जाए तो हमने देखिए अल्प विराम का प्रयोग है। अल्प विराम का प्रयोग हिंदी के विराम चिन्हों में सबसे अधिक होता है, यह हमें जानने की जरूरत। और ये देखिए, ये वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 नंबर आपके फिक्स हैं, 2 नंबर पक्के हैं एकदम। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें मोहन सोहन बाजार जा रहे थे, मोहन आज आता किंतु बारिश के कारण नहीं आया, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम उपविराम। उपविराम को एक बार देख लेते हैं। उपविराम का सिंबल क्या होता है? विसर्ग की तरह होता है। उपविराम का प्रयोग कहां करते हैं? उपविराम का प्रयोग कहां करते हैं बताते हैं। उपविराम का प्रयोग क्या होता है? यह होता है किसी विषय के अंतर्गत उसकी
सब थीम, सब थीम की बात करते हैं ना, उपशीर्षक, सब थीम, सब थीम का मतलब क्या होगा, उपशीर्षक, उपशीर्षक के लिए, इस उपशीर्षक के लिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, सब थीम के, क्या लिखे हैं, किसी विषय के अंतर्गत इसकी सब थीम उपशीर्षक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्जाम में देखा होगा आपने, बहुत ही कॉमन एक ऐसे आता था, निबंध आता था लिखने के लिए, अब बहुत ही फेवरेट हुआ करता था, बच्चे इसे पढ़कर जरूर जाते थे। और वह क्या होता था, जैसे विज्ञान, अब देखिए विज्ञान एक मुख्य शीर्षक था और इसका उपशीर्षक उसमें ऐसे लिखता था, क्या लिखता, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये वरदान या अभिशाप। तो ये आप देखेंगे उपविराम विसर्ग की तरह होता है इसका प्रयोग। एक कोई शीर्षक, मेन शीर्षक होता है, एक मुख्य शीर्षक होता है, उसमें उपशीर्षक सब थीम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा रहता है बिलीव, इंग्लिश में भी आप देखेंगे ऐसे, इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, देखते हैं एक बार इंग्लिश में, बिलीव, बिलीव। अब यहां पर यही लग गया, ये उपशीर्षक बिलीव, व्हाट, देखिए हिंदी क्लास है ये, इंग्लिश मत समझिएगा, ये हिंदी है, बस उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी। अब जरा कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइए कि ये जो बुक है वह किस क्रिकेटर की है। अब क्रिकेटर है तो आप बता ही देंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए बिलीव व्हाट क्रिकेट एंड लाइफ टॉट मी, और यहां पे जो सिंबल इस्तेमाल होता है इसी को हम कहते हैं कौन सा, उपविराम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा दी, तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया था आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह का सिंबल क्या होता है, ये होता है बीच में, ये इसको हम सामासिक, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। और इसका प्रयोग आप देखते हैं, इसका प्रयोग जो होता है विकल्प सूचक में भी प्रयोग होता है, विकल्प सूचक में भी होता है, और विपरीत, विपरीत में भी होता है, विकल्प सूचक में भी होता है। और इसका एक होता है ना, फ्लो में कोई बात कहता है, शब्द युग्म में, शब्द युग्म में भी इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग जो होता है हम लोग किस समास में करते हैं, समासिक चिन्ह है तो हम इसका प्रयोग किस में करते हैं, द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। और योजक चिन्ह जैसे देखते हैं हम लोग क्या लिख देते हैं, अमीर, गरीब, दाना पानी, ये समझिए, ये आपका योजक चिन्ह हो जाएगा। सुख दुख, सुख दुख। ठीक है, अब समाहार, समाहार वाले में भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे माता पिता, तो माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, तो ये आपका जो है ये आपका सामासिक चिन्ह कहा जाता है। और इस विराम चिन्ह को हम योजक, योजक का मतलब होता है दो के बीच में जुड़ाव, क्या बात करता है, इसकी जुड़ाव की बात करता है। और समास में जब इसका विग्रह करते हैं तो और, तथा, एवं, या, ये शब्द का प्रयोग जरूर होता है। खैर वो हम समास के लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे हम लोग उसको। आगे हम देखते हैं, योजक चिन्ह के बाद से एक होता है हंस पद या
त्रुटि पूरक चिन्ह। देखिएगा ये जो आपका वीडियो है, जिस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका एक छोटा छोटा एग्जाम्पल आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि देखिए बहुत जटिल क्लास बनाने का इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है बेहद सामान्य स्तर के और हमें कंपटीशन पास करना, हमें इसमें पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी है। तो इस चीज़ को जरूर नोटिस करिएगा कि आपको बेहद ही आसान, सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और देखिए 9 बजे, जी हाँ 9 बजे आपके लिए लाइव क्लास के सेशंस चलने वाले हैं और लाइव क्लास सेशंस के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर आप शेयर करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव जुड़ सकें, ताकि हमारी क्लासेस के माध्यम से आप अपनी तैयारी और अच्छे दिशा में और एक अच्छे मार्गदर्शन में एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ सके और सारे टॉपिक को कवर करते रहे। हमारा पूरा लक्ष्य है कि आपका यह जो सेशन रहने वाला है हिंदी का, इसमें एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में या आपके एग्जाम में इससे बाहर ना पूछे जाएं। यह हमारी बहुत ही, जान लीजिए, हम लोगों का एक अथक प्रयास हो जाएगा और बहुत ही हमें निश्चित रूप से बहुत प्रसन्नता होगी। जिस तरह से आप देखें अभी सामान्य स्तर के हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस बात को जरूर हमें देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। हम देखते हैं जब कोई चीज हम लिख लेते हैं तो उस लिखने के बाद वह चीज वहां पर छूट जाती है। तो जो छूट जाता है जब वाक्य में, अगर हम देखेंगे जब वाक्य में, जब सॉरी इसको फिर से एक बार लिख देते हैं, जब वाक्य में कोई शब्द या कथन छूट जाता है तो वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम जैसे लिखें, क्या होता है इसका सिंबल, क्या होता है ये, इसका सिंबल ये होता है, इसका सिंबल ऊपर ऐसे उठा होता है। जैसे हम अगर बात करें, मोहन जा रहा था, मान लीजिए सेंटेंस कंप्लीट हो, लेकिन कुछ मामलों में अगर हम बात करें तो हो सकता है ना कंप्लीट हो। मोहन जा रहा था, तो यहां पर हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, साइन आपको दिख रहा होगा, तो मोहन लिख देते हैं घर। मोहन कहां जा रहा था, घर जा रहा था। लिखिए सीता पका रही थी। अब ये देखिए, ये ऐसी बात है कि सीता पका रही थी, तो ये पकाने का मतलब आज के संदर्भ में देखिएगा कि वो पका रही थी, आपको बोर कर रही थी या आपका दिमाग ना, सीता पका रही थी। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें सिंबल से और इस सिंबल के बाद से लिख दें खाना पका रही थी, तो ये सेंटेंस दोनों आप यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो इस हंसपद या त्रुटि सूचक का या त्रुटि पूरक चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। एक सेंटेंस और लिख दें, जैसे भारत सोने चिड़िया कहा जाता था। तो भारत सोने, क्या छूट गया, क्या छूटा है की। तो ये जो है आपका, ये आपका हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इसका सिंगल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, यानी अगर आप देखेंगे कि कहरा हो जाएगा और एक दोहरा हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने इस उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह भी कह दिया है और उद्धरण चिन्ह को हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, तो देखेंगे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, इसका का मतलब क्या हो जाएगा, हम देखेंगे इसका मतलब, वाक्य में जब कोई कथन
या परिभाषा ठीक उसी अनुसार लिखनी हो तब वहां इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं क्या, जैसे अब एक है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये देखिए ये डबल इन्वर्टेड कामा में, और यह सेंटेंस किसका है, तो सुभाष चंद्र बोस का। तो जो परिभाषा होती है, कभी भी आप देखते हैं परिभाषा सेम एज जो भी हम परिभाषा लिखते हैं उस परिभाषा को ठीक वैसे ही लिखने का प्रयोग देखेंगे। यहां पर देखिए वाक्य में जब कोई कथन या परिभाषा ठीक उसी अनुसार लिखनी होती है जिस हिसाब से कथन और उसको परिभाषा दी गई होती है, उसके लिए हम इस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इसमें एक सिंगल होता है और एक डबल इन्वर्टेड कामा। ठीक उसी प्रकार जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, वे जिस बात को जिस ढंग से कहना चाहते थे कहलवा लेते थे, बन गया तो सीधे नहीं तो दरेड़ा देकर। तो जी बिल्कुल याद रखिएगा इसमें डबल इन्वर्टेड कामा होगा जब किसी डिक्टेशन या किसी कथन या परिभाषा को हम वैसे ही सेम एज लिखते हैं तो उसमें हम डबल इन्वर्टेड कामा, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, या तो पंडित कामता प्रसाद गुरु कंसा इसको उन्होंने कह दिया निर्देशक चिन्ह, ठीक है। लेकिन खैर ये आप देखेंगे उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह ये होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह के बारे में देखते हैं। इसका सिंबल होता है ये लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, शब्द संक्षेपण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, शब्द संक्षेपण में किया जाता है। शब्द संक्षेपण में, शब्द संक्षेपण में लिखते हैं, कैसे करते हैं, जैसे लिखते हैं ये तो क्या हो जाएगा, प्रधान डाक घर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास होगा ना। ये फिर से एक बार देख रहे तो कह देंगे बच्चे सर गलत लिख दिए। आवास योजना, हिंदी ही पढ़ाया जा रहा है और हिंदी में ही वर्तनी अगर मैं लिखने लगूं तो फिर बच्चे क्या पढ़ेंगे देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर देखेंगे दीन दयाल उपाध्याय। देखिएगा ये आपका ये लाघव चिन्ह है। एक आपका होता है समतुल्यता सूचक। समतुल्यता सूचक, समतुल्य सूचक इंग्लिश में कहते हैं इसका साइन ये होता है इज इक्वल टू कहते हैं इसको। जैसे हम बोल रहे हैं 2 धन 4 बराबर 6, 4 धन 6 बराबर 12 10 10, 4 धन 6 बराबर 10। राधा बराबर रति के समान सुंदर। तो ये आपका कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा समतुल्यता सूचक। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट, समतुल्यता सूचक के बाद से एक होता है पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक जब किसी वाक्य में कोई डिजिट हो, कोई शब्द हो,
तो उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। रिपीट का मतलब ये होता है पुनरुक्ति। जब किसी वाक्य में कोई शब्द या संख्या बार बार यानी बारंबार बार बार लिखनी हो तो वहां पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर हम देखें, जैसे मतलब घर का सामान लेने जा रहे हैं, जैसे घर का सामान, तो जैसे घर का सामान लेने जा रहे हैं तो क्या आप देखेंगे, चीनी लिस्ट बनती है ना, चीनी 2 किलो, दाल लिख दिया 2 किलो, देखिए उसका लिख दिया नमक 2 पैकेट, उसका देखेंगे बिस्किट या बिस्कुट लिख देते हैं कितना 2 पैकेट। तो ये जो आप देखते हैं ये सेम एज उतरता है, इसको हम क्या कहते हैं पुनरुक्ति सूचक, यानी बार बार उनका दोहराव न करना पड़े, इसीलिए इस तरह का सिंबल जो होता है आप देखेंगे ये जो सिंबल है इसका ये पुनरुक्ति सूचक होता है, ठीक है ना। तो ये पुनरुक्ति सूचक हो गया। पुनरुक्ति सूचक के बाद आगे चलते हैं हम, और पुनरुक्ति सूचक के बाद से कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग देखते हैं। कोष्ठक चिन्ह, अब देखिए कोष्ठक में क्या होता है, सिंगल, ये आप देखते हैं, ये आप देखते हैं छोटा बड़ा मझला कोष्ठक। तो खैर इसका इस्तेमाल हम गणित में ज्यादातर देखते हैं, लेकिन कोष्ठक का प्रयोग होता है हिंदी में कैसे, किसी भी अगर हम बात करें किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, और दूसरी बात, पहला तो किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, और दूसरा क्या है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसका प्रयोग होता है आप देखेंगे रंगमंचीयता, नाटक में बहुत प्रयोग होता है इसका। नाटक में उपन्यास में अगर आप देखते हैं लिखते समय, उसमें भी उस शब्द के अर्थ को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिखते हैं। जैसे अगर हम कोई रंगमंचीयता में देखते हैं तो हम नाटक को पढ़ते समय हमको क्या, हम उसको फील कर सकें, इसलिए ऐसा उसमें वो शब्द दिया जाता है कि उसमें देखिए क्या लिखा रहता है, राधा घबराती हुई। तो यहां पर वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि राधा क्या है, घबराई, राधा घबराती हुई, राधा दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलती है। अब यहां यह बता रहा है कि राधा घबराई हुई है और दरवाजा खोल रही है। अगर आप देखेंगे कहीं लिखा रहता है विडौजा, तो विडौजा का मतलब क्या हो जाता है हमको नहीं पता रहता, तो इसमें लिखा रहता है इंद्र। कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, तो ये आपका ये सब जो होता है, सुमित्रा नंदन कहीं लिखा हो तो उसका मतलब लक्ष्मण होता है, ठीक है। कहीं पर सौमित्र लिखा हो, अगर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं पर लिखा हो राम ने सौमित्र, अब यहां सौमित्र का मतलब आपको नहीं पता है, तो आपको लगता है सौमित्र कोई और पर्सन है जो आपने रामायण में नहीं देखा, तो सौमित्र का मतलब ब्रैकेट में क्या लिख देगा, लक्ष्मण। तो राम ने सौमित्र से कहा का मतलब राम ने लक्ष्मण से कहा। यह आपका कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। कोष्ठक के बाद से हम देखते हैं, कोष्ठक के बाद से हमको देखेंगे एक होता है विवरण चिन्ह। देखिए एक विवरण चिन्ह होता है जिसका प्रयोग आप ऐसे करते हैं। अब विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी भी वाक्य में या किसी भी शब्द में आप देखेंगे उसको विवरण के लिए इस्तेमाल किया, जिसको आप ऐसे कहते हैं ये हमने ये देख लिया, ये कर लिया, जैसे वैसे के बाद ये प्रयोग करते हैं। जैसे भारत के महानगर, आप ऐसे करके इसको अगले दिए मुंबई, कोलकाता, तो ये आपने इसका ये एक विवरण दिया। हैदराबाद, चेन्नई नहीं है, चेन्नई, दिल्ली, तो ये एक तरह से आप देखेंगे ये विवरण चिन्ह का प्रयोग, ये इसका साइन ये होता है विवरण चिन्ह का, ये आपका इसका ये साइन है, ठीक है ना। विवरण चिन्ह के बाद से देखेंगे एक होता है आदेश चिन्ह।
डैश कहते हैं इसको, आदेश चिन्ह। इसका भी प्रयोग ऐसे ही कहा जाता है, लंबा सा इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डैश, जिसका प्रयोग करते हैं अभ्यर्थियों के लिए सूचना, गलत उत्तरों के लिए दंड वगैरह का, जो इसमें आदेश चिन्ह का प्रयोग ऐसे करते हैं, और यह विवरण चिन्ह का प्रयोग है। बहुत ज़्यादा इस तरह के इसमें प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जो आपको थोड़ा सा समस्या लेकर आए। एक बार पीछे चलते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे देख लिया है। हाँ देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अब देखिए, हमने पूर्ण विराम देख लिया, अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, योजक चिन्ह देख लिया, समतुल्यता सूचक देख लिया, समाप्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक, उद्धरण चिन्ह हो गया, कोष्टक हो गया, लागा हो गया, हंसपद, त्रुटि चूक, ये सब हो गए हमने। और हमने अभी तक विवरण चिन्ह इसमें नहीं लिखा था, विवरण चिन्ह हमने बता दिया, आदेश चिन्ह बता दिया, समाप्ति सूचक आपको बताते हैं, और समाप्ति सूचक के बाद से अगर आप देखेंगे तो इसमें और 2-4 चिन्ह बचते हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ही माइनर होता है, जिसमें ज़्यादा उसका प्रयोग नहीं है। तो थोड़ा सा हम समाप्ति सूचक के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं समाप्ति सूचक के बारे में। ये देखिए, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, उप विराम, योजक चिन्ह, हंसपद या त्रुटि पूरक हो गया, उद्धरण चिन्ह हो गया, उसके ऐसे लाघव चिन्ह हो गया, समतुल्यता हो गया, पुनरुक्ति सूचक हो गया, कोष्ठक हो गया। कोष्ठक के बाद से देखेंगे विवरण चिन्ह, आपने आदेश चिन्ह बता दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट हम देखें समाप्ति सूचक। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये। इसका मतलब क्या होता है, जब आप कहीं भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं, या तो उसका कोई अध्याय समाप्त हो जाए, पुस्तक खत्म हो जाए, या तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो वहां पर इस तरह के सिंबल आपको बनने के लिए दिखते हैं। एक ऐसे ही आपका होता है लोप चिन्ह, एक और होता है, देखिए मैं बताता हूं, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का भी साइन होता है, ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स की तरह होता है। लोप चिन्ह मतलब मोहन ने उसको डैश 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 की गाली दी, तो उसमें लोप चिन्ह का मतलब आपने उस चीज का क्या कर दिया, एक तरह से लोप चिन्ह कर दिया, तो ये लोप चिन्ह हो गया, ये समाप्ति सूचक हो गया। तो कुल देखिएगा, कुल मिला जुला कर इतने आपके विराम चिन्ह से प्रश्न आते हैं। और एक अभी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका हम आप के लिए एक क्वेश्चन सेट और सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। और वीडियो की समाप्ति के पहले मैं आपको एक बार कहना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे देखेंगे आप तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से ऐड हो जाइएगा, ताकि इससे संबंधित जितने भी आपको पीडीएफ और नोट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सकें। और ये विराम चिन्ह वाला सेशन जो आपने देखा, ये विराम चिन्ह आपको ये कंप्लीट हो गया। विराम चिन्ह जितना इसमें इंपॉर्टेंट था सब, बहुत ज़बरदस्ती वाली क्लास बढ़ाने की कोई ज़बरदस्ती आपको लंबा खींच के पढ़ाने का कोई मतलब औचित्य नहीं है। जितने आपके एग्जाम में आते हैं उन सब चीज़ों को मैंने बेसिकली आपको बताया है और उसको मैंने आपको समझाया है, और आगे इसीलिए कंटिन्यू चलते रहते हैं। फिर आपके अगले सेशन में 9 बजे हमारी लाइव क्लासेज आएंगी, जिनके माध्यम से हम आपके पास एक बार फिर से रूबरू होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद।